हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित बेन्युली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं जिसपे कि हमारा चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चल रहा है ना। इससे पहले आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में समझा था, उससे रिलेटेड बातें समझूंगी, क्वेश्चंस किए होंगे उससे रिलेटेड, है ना। आज हमें पढ़ना है बच्चों थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना, वहां से स्टार्ट करना है। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ, अपने लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 9th साइंस। ठीक है, तो हमें बात करनी है, हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। ठीक है ना, चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज हमें बात करनी है बच्चों थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का तीसरा लॉ है, तीसरा नियम है मोशन का, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, तो बच्चों थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो आपको पहले स्टेटमेंट बताते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है दैट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, आप क्या क्या लगेंगे? इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं मतलब सपोज आपने फोर्स आगे को लगाया तो पीछे को भी क्या लगेगा? उसी तरफ से इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है। ठीक है ना, क्या लगता है बच्चों? इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है। ठीक है ना, तो ये कहता है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है। The statement है, it state that when one object exert a force on another object, when one object exert a force on another object, the second object ठीक है, second object exert a force back on the first, exert a force back on the first। ठीक है, जैसे कि आपके पास बॉल है, ठीक है ना, आपने बॉल क्या करी? बॉल आपने दीवार पे मारी, तो आपने क्या करा? बॉल एक ऑब्जेक्ट, बॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, बॉल आपके पास बॉल है, आपने फोर्स लगाया, ठीक है ना, दीवार पे लगाया फोर्स, ठीक है ना, तो बॉल दीवार पे जाके लगी, वापस से दीवार ने क्या करा? वापस से उल्टा फोर्स लगाया उसी बॉल पे, वो आपकी तरफ आ गई। ठीक है ना, तो इसी तरीके से ये होता है। तो ये कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट when one object exert a force on another object, the second object instantaneously exert a force on the back on the first। दोनों के दोनों फोर्स जो होते हैं बच्चों हमेशा इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। दीज टू फोर्स आर इक्वल इन ऑब्जेक्ट, these two forces are equal in magnitude, मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, are equal in magnitude but opposite in direction, ठीक है ना, डायरेक्शन में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। आई बात समझ में? दोनों के दोनों फोर्स इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। सपोज जैसे कि हमने बोला कि एक इधर को लग रहा होगा, है ना, एक इधर को लग रहा होगा,
सपोज क्या है 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है तो 5 न्यूटन का फोर्स इधर भी लगेगा, लेकिन आप देख पा रहे हैं दोनों सेम फोर्स लग रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक टुवर्ड्स, एक आपका राइट की तरफ लग रहा है ना, एक क्या लग रहा है बच्चों राइट की तरफ लग रहा है और एक क्या लग रहा है लेफ्ट की तरफ लग रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है अलग है, दोनों की डायरेक्शन क्या है डिफरेंट है, अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है बच्चों सेम है। तो इन फोर्स को हम ऐसे कहते हैं। ये जो फोर्स होते हैं ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में लगते हैं और कभी भी सेम ऑब्जेक्ट में नहीं लग सकते। भाई दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट में नहीं लग सकते। ये जो दो फोर्स हैं हमेशा क्या लगते हैं सेम, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लगते हैं, सेम ऑब्जेक्ट में नहीं लग सकते। जैसे कि फुटबॉल के गेम में हम देखते हैं कि कभी हम बिना देखे अगर हम फुटबॉल को लात मारे, है ना, बिना देखे हम फुटबॉल को लात मारे ग्रेटर फोर्स से, तो हम क्या कर सकते हैं अपोजिट टीम के प्लेयर के साथ टकरा सकते हैं। ठीक है ना, दोनों के दोनों को चोट पहुंचेगी क्योंकि दोनों ने क्या किया फोर्स अप्लाई करा एक दूसरे पे। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या होता है देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्स एंड नॉट जस्ट वन फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो जोड़ों पे लगता है, मतलब पेयर में लगता है, खाली एक फोर्स नहीं हो सकता। तो दो अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक को एक्शन कहते हैं, एक को रिएक्शन कहते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ में दो फोर्स जो आते हैं, है ना, क्योंकि हमने बात करी दो फोर्स लग रहे हैं ना न्यूटन थर्ड लॉ में, तो दो फोर्स में होता है बच्चों, एक को हम कहेंगे एक्शन और दूसरा उसका रिएक्शन होगा। दूसरा क्या होगा उसका रिएक्शन होगा। जैसे आपने बॉल मारी दीवार पे तो एक्शन हो गया और वो वापस से आपके पास आई तो वो रिएक्शन हो गया, है ना, वापस से आपके पास आई तो बच्चों रिएक्शन हो गया। तो आप समझ आया दो अपोजिंग फोर्स होते हैं, एक को एक्शन कहते हैं, एक को रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो एक आप उसके माध्यम से समझे, जैसे कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं हमने क्या करा, हमने स्प्रिंग बैलेंस लिए, है ना, हमने क्या करे दो स्प्रिंग बैलेंस लिए और दोनों को हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, जो फिक्स एंड है बैलेंस बी का, ये बैलेंस बी हो गया बच्चों और ये बैलेंस ए हो गया। तो बैलेंस बी का जो बैलेंस बी को हमने एक एंड पे फिक्स कर दिया, है ना, रिजिड सपोर्ट के साथ दीवार से हमने फिक्स कर दिया, है ना। जब हम फोर्स अप्लाइड करेंगे थ्रू द फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ए, है ना, और देख पा रहे हो आप बैलेंस बी का एक एंड हमने फिक्स किया हुआ और बैलेंस ए का एक एंड और बैलेंस बी का एक एंड को हमने कनेक्ट किया हुआ और ए का एक एंड क्या आपका फ्री एंड है। तो हमने फ्री एंड है जो स्प्रिंग बैलेंस यानी ये वाला एंड ए का जो फ्री एंड है वहां से हम क्या कर रहे हैं उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ, क्या कर रहे हैं खींच रहे हैं। तो जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ए में तो देखा गया, इट इज ऑब्जर्व कि जो दोनों के दोनों स्प्रिंग बैलेंस थे उन्होंने सेम रीडिंग दिखाई स्केल में। बात आ रही समझ में, जब हमने ए का जो फ्री एंड है उसको अपनी तरफ खींचा, उस पर फोर्स लगाया तो दोनों के दोनों स्प्रिंग बैलेंस ए और बी वालों ने दोनों ने क्या करा सेम रीडिंग शो करी। इसका मतलब कि जो फोर्स एक्सर्टेड हुआ स्प्रिंग बैलेंस ए के द्वारा ऑन बैलेंस बी में वो इक्वल था लेकिन डायरेक्शन अपोजिट थी। आ रही बात समझ में, जो आपका फोर्स एक्सर्ट कर रहा है स्प्रिंग बैलेंस ए में, है ना, जो स्प्रिंग बैलेंस क्या कर रहा है फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बाय स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन बैलेंस बी वो इक्वल है बट अपोजिट है इन डायरेक्शन टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय बैलेंस बी ऑन बैलेंस ए, जो बैलेंस बी बैलेंस ए में लगा रहा है। ठीक है ना, आ रही समझ में भाई, ए के फ्री एंड से आप खींच रहे हैं तो आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और उसी तरफ से बी भी क्या कर रहा है उल्टी डायरेक्शन में दीवार की तरफ उस फोर्स लगा रहा है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है लेकिन क्या आ रहा है डायरेक्शन अपोजिट हो रही है ना, डायरेक्शन क्या हो रही है बच्चों अपोजिट हो रही है। आई बात समझ में आपको, डायरेक्शन क्या है अपोजिट है ना, तो हम ये बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो एनी ऑफ दीज टू फोर्स कैन बी कॉल्ड एक्शन और अदर एज रिएक्शन। तो इन दोनों में से हम किसी को भी एक्शन कह सकते हैं, एक को हम रिएक्शन कह सकते हैं। तो ये बच्चों बताता है ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट बताता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो यहाँ से हम एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एक और स्टेटमेंट हम यहाँ से बता सकते हैं। एक तो स्टेटमेंट हमने पीछे पढ़ी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो उसी समय दूसरा ऑब्जेक्ट वापस से उसमें फोर्स लगा देगा। तो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट थर्ड लॉ ऑफ मोशन की क्या है बच्चों कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या है एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. Every action
there is equal and opposite, every action there is equal and opposite reaction, equal and opposite reaction. ठीक है ना। चलिए, तो ये अल्टरनेटिव स्टेटमेंट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये हमें बताता अल्टरनेटिव स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना, कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लगेंगे। हमें ये बात में ध्यान रखनी है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लगेंगे, साइमल्टेनियसली लगते हैं। सपोज ए ने क्या करा, ए ने जब इसको खींचा तो ए क्या कर रहा है बच्चों, बी पे क्या कर रहा है, एक्शन लगा रहा है। ए क्या कर रहा है, बी पे क्या कर रहा है, एक्शन पुट कर रहा है ना। और उसके एक्शन के बदले बी क्या कर रहा है, ए पे क्या कर रहा है, बी ए पे रिएक्शन लगा रहा है। देख रहे हैं आप, दोनों के दोनों एक्शन और रिएक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ए एक्शन आपका बी की तरह पूरा, उसका रिएक्शन ए की तरह पूरा। तो हमने ये बोला एवरी एक्शन देयर इज इक्वल और अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आई होगी, ठीक। तो सपोज अगर आप क्या है, आप रेस्ट पे खड़े हुए, आप रेस्ट पे खड़े हैं और चलना चाहते हैं, इंटेंट टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन द रोड, आप खड़े हैं और फिर चलना चाह रहे हैं। आप क्या करेंगे बच्चों, आप एक्सेलरेट करेंगे और उसके लिए आपको फोर्स की जरूरत होगी विद द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, मस्कुलर इफेक्ट होगा जो आप रोड पे लगाएंगे। जब आप चलेंगे ना, तो आप चलेंगे तो आप पैरों से चलते हैं, पैरों को नीचे की तरफ दबाएंगे, पैरों को क्या करेंगे बच्चों, मस्कुलर फोर्स लगाएंगे रोड के ऊपर, है ना। तो ये वाला जो फोर्स हम लगाएंगे, तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में जो आपकी रोड है वो क्या करेगी, एक्सर्ट एक इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगी आपके फीट पे, ताकि आप आगे को चल सकें। आई बात समझ में आपको। आप क्या कर रहे हैं, चलने के लिए आप जब चलेंगे तो आपके जो आगे वाला जब आप चलते हैं ना, जो चलते हैं आप क्या करते हैं, अपने पैरों से रोड को प्रेस करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं रोड पे। तो रोड भी क्या करेगी, इक्वल डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपके पैर की तरफ फोर्स लगाएगी, जिससे आप क्या करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि इवन दो एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, ये फोर्स मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। दोनों के दोनों फोर्स मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। जरूरी नहीं कि इक्वल मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन दे। ये बात तो हमने जानी कि दोनों के दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल है, पर ये जरूरी नहीं कि दोनों क्या करें, दोनों के दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करे। एक्सेलरेशन आपको पता है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, मास एक्सेलरेशन क्या है कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये आप इतना बात आपको समझ में आई होगी। तो दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट में हैव अ डिफरेंट मास। हम बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना, हम क्या कह रहे हैं कि जो फोर्स है, फोर्स जरूरी नहीं कि फोर्स इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। ये जरूरी नहीं है कि जो फोर्स है इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, क्योंकि हमको पता है ना फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जरूरी नहीं कि फोर्स क्या करे, इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मास है वो डिफरेंट है, जो मास है बच्चों वो डिफरेंट मास पे लग रहा है, तो जिस वजह से ये है। तो ईच फोर्स एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट में हैव अ डिफरेंट मास, जिसका डिफरेंट मास हो सकता है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि वो इक्वल एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस करे, है ना। चलिए, ये तो ये रही बात। दूसरी बात करते हैं, ये जब हम गन फायर करते हैं, वरना गन इज फायर्ड, तो क्या करती है बच्चों, एक फॉरवर्ड फोर्स एक्सर्ट करती है बुलेट पे, है ना। आप देख पा रहे हैं ये गन है, ठीक है ना, ये आपकी गन है और ये बुलेट है, एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट, बुलेट पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना। तो जब हम व्हेन गन इज फायर्ड तो एक्सर्ट करती है क्या, एक फॉरवर्ड फोर्स, आगे की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगी बुलेट पे, जिससे बुलेट क्या करे, आगे की तरफ जाए। तो बुलेट भी क्या करती है बच्चों, एक्सर्ट इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है गन पे। तो क्या, क्योंकि हमने बोला भाई फोर्स लग रहा है बुलेट पे तो एक्शन हो गया, अब बुलेट क्या करेगी, उसका रिएक्शन देगी, तो वो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगी बंदूक पे, गन पे लगाएगी।
दिस रिजल्ट इन द रिकॉयल ऑफ ग्वाइन। इससे क्या होगा, जो गन है उसका रिकॉयल होगा। आपने देखा होगा कभी भी जब गन चलाते हैं सोल्जर्स वगैरह तो अपने कंधे पे रख के चलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने चलाई तो आपने फोर्स लगाया बुलेट को आगे जाने के लिए, तो बुलेट भी क्या करेगी, पीछे को फोर्स लगाएगी। उस वजह से जो बंदूक होती है वो पीछे की तरफ आती है। तो हम अपने कंधों पे इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे कंधे उसको संभाल सके, है ना, पीछे के फोर्स को संभाल सके। आई बात समझ में आपको? तो सिंस द बुलेट हैज मच ग्रेटर मास, गन हैज मच ग्रेटर मास देन द बुलेट, क्योंकि बुलेट का जो मास है वो गन से बहुत ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन है जो गन का वो बहुत ही कम है बुलेट के एक्सेलरेशन के मुकाबले। आई बात समझ में? अभी देख लिया आपने दोनों का एक्सेलरेशन क्या है। भाई बुलेट का मास तो कम है ना। भाई बुलेट पे क्या लग रहा, फोर्स m इंटू ए लग रहा, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन लग रहा है इस मास पे। तो बुलेट का जो मास है वो क्या है, बहुत लेस है। और एक फोर्स क्या हो गया, m इंटू ए, ये बुलेट का फोर्स हो गया, है ना, बुलेट का मास हो गया, वो बहुत ज्यादा है, मोर है। तो हमने देखा कि जो बुलेट पे फोर्स लगा, ठीक है ना, बुलेट पे जो फोर्स लगा उसका एक्सेलरेशन कम आया। क्या है बच्चों, बुलेट का कम आया। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी इलस्ट्रेटेड इस तरीके से हम इसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं। आई बात समझ में कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये भी होता है। तो फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड रिकॉयल ऑफ द गन। ठीक, बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से जब सेलर जंप करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे तो बोट पीछे की तरफ चले जाती है। आपने देखा कभी अगर आप जहाज से आप किसी जगह जा रहे हैं और ये नाव से आप किसी जगह जा रहे हैं, अगर आपने कभी राफ्टिंग वगैरह करी होगी, तो आप जब नाव छोड़ के जो लैंड पे आते हैं तो आप क्या करते हैं, आगे को जंप करेंगे। आप क्या करेंगे, नाव से जंप करके लैंड की तरफ आएंगे। तो आप देखा होगा, कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जो नाव है वो पीछे की तरफ जाएगी। जैसे एज सेलर जंप्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बोट मूव्स बैकवर्ड। जो बोट है, जो नदी है, वो पीछे की तरफ मूव करती है ना बच्चों। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वही होता है सेम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि जो इंसान है उसने क्या करा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाया। तो जब इंसान ने क्या करा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया यानी एक्शन किया, तो उसका रिएक्शन होगा। तो पीछे के डायरेक्शन में भी तो क्या लगेगा, रिएक्शन होगा। तो जो बोट है वो पीछे की तरफ चले जाएगी, है ना, बोट क्या करेगी, पीछे की तरफ जाएगी। आई बात समझ में आपको? तो इस तरीके से हम कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस तरीके से होता है। ठीक, चलिए इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी। अब एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी के द्वारा आप और समझ सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है, एक लड़का और लड़की खड़े हो रखे हैं रोलिंग ट्रे के ऊपर, ठीक है ना। तो हमने क्या करा बच्चों, रिक्वेस्ट करी दो बच्चों को कि वो आपके सेपरेट रोलिंग ट्रे या कार्ट के ऊपर खड़े हो जाए, जैसे कि फिगर में आप देख पा रहे हैं। और उनको क्या दे दिया, एक फुल बैग ऑफ सैंड दे दी, है ना। उन्हें क्या दे दी, फुल बैग ऑफ सैंड या कुछ अदर हैवी ऑब्जेक्ट दे दिए। उनको बोला आस्क देम टू प्ले अ गेम ऑफ कैच विद द बैग, है ना। क्या करो, जो कैच का गेम है उससे खेलो, है ना, मतलब एक दूसरे को फेंकते जाओ वो सामान, ठीक है ना। तो डस ईच ऑफ देम एक्सपीरियंस एन इंटस्टिनस फोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग द सैंड बैग। क्या दोनों को एकदम से फोर्स महसूस होगा जब वो क्या कर रहे होंगे, सैंड बैग एक दूसरे को फेंक रहे होंगे, है ना। अच्छा, यू कैन पेंट अ व्हाइट लाइन ऑन द कार्ट व्हील्स। कार्ट व्हील्स में आप व्हाइट लाइन पेंट कर सकते हैं ताकि आपको दोनों कार्ट का जो मोशन है वो दिखे जब दोनों चिल्ड्रन क्या कर रहे हो, एक दूसरे को बैग फेंक रहे हो, ठीक है ना, एक दूसरे को क्या कर रहे हो, बैग फेंक रहे हो। ठीक, आई बात समझ में? तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि नाउ प्लेस टू चिल्ड्रन ऑन वन कार्ट एंड वन ऑन अनदर। पहले इसमें देखेंगे आप, तो जब बॉय ने क्या करेगा, बॉय जब इसको बॉय क्या करेगा, ये जो बैग है उसके पास, वो गर्ल को फेंकेगा, कैच कराएगा, तो क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस तरफ। ये जो बॉय है क्या कर रहा है, इस बैग के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इस फोर्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, एक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे एक्शन कहेंगे, है ना। इसकी तरफ फेंका इसने तो फोर्स लगा रहा है, एक्शन। तो जैसे ये इस तरफ होगा, इसको फेंकेगा, तो ये जो बैग है, ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसको हम कहेंगे रिएक्शन कहेंगे।
क्या कहेंगे, रिएक्शन कहेंगे। हमें देखने को मिलता है जो कार्ट है ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। आई बात समझ में, जो कार्ट है इस डायरेक्शन में मूव करेगी, और जब बॉय ने इसको फेंका तो ये कार्ट हल्की सी इस डायरेक्शन को मूव करेगी। तो आपने देखा यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन का कमाल। उसके बाद आप क्या करो, दो चिल्ड्रंस को एक कार्ट पे खड़े कर दो और एक बच्चे को एक कार्ट पे खड़े कर दो, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्यों इस अरेंजमेंट में डिफरेंट एक्सेलरेशन दिखाई देगा, सेम फोर्स का डिफरेंट एक्सेलरेशन दिखाई देगा आपको। तो इस कार्ट, ये जो कार्ट आपको दिखाई गई इस एक्टिविटी में है ना, जो कार्ट आपको दिखाई गई इस एक्टिविटी में कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग अ 12 mm और 18 mm थिक प्लाईवुड बोर्ड। क्या कर सकते हैं, 12 mm और 18 mm थिक प्लाईवुड बोर्ड की कार्ट बना सकते हैं विद 2 पेयर्स ऑफ हार्ड बॉल बेरिंग व्हील्स, और दो आप बॉल्स लगा दो उनके नीचे। स्टेक बोर्ड आर नॉट एज इफेक्टिव। जो स्टेक बोर्ड्स होती है ना वो चलने वाली, जिसमें हम स्टेक बोर्ड नीचे पैर लगे रहते हैं तब चलते हैं, वो इतने इफेक्टिव नहीं है। क्यों, क्योंकि उनको मेंटेन करना डिफिकल्ट है स्ट्रेट लाइन मोशन में, है ना। वो जो स्टेक होती है ना जिनके टायर लगे रहते हैं, तो उनको थोड़ा मेंटेन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं देते तो हमको इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन चीजों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, ये चीज समझ में आएगी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एग्जैक्टली में कहता क्या है ना। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या, आपको बताया मैंने। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, वापस से फोर्स बैक करेगा उसको, और बहुत तेजी से करेगा, बहुत जल्दी से करेगा, है ना। हमने बोला ये जो दो फोर्स लगते हैं, ये दो फोर्स लगते हैं, दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। अब डायरेक्शन इनके अपोजिट होती है। जैसे हमने देखा कि इस डायरेक्शन में हमने देखा 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा, और उस डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा, है ना। अच्छा, लेकिन एक की डायरेक्शन राइट है, एक की डायरेक्शन लेफ्ट है, दोनों की डायरेक्शन क्या है बच्चों, डिफरेंट है। और हमने बात करी कि दो फोर्स लगते हैं यहाँ पे, और दोनों के दोनों फोर्स अलग अलग ऑब्जेक्ट में लग रहे हैं, है ना। एक फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, एक फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। फिर हमने बात करी कि जो दो फोर्स लग रहे हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट में, एक को हम एक्शन कहते हैं, एक को हम रिएक्शन कहते हैं, है ना। एक को एक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमने क्या करा, एक बॉल फेंकी, दीवार पे फेंकी, तो हमने एक्शन दिया, बॉल पे एक्शन पुट किया हमने, तो बॉल दीवार पे जाके वापस टकरा के आई, तो दीवार ने क्या किया, उसका रिएक्शन दिया किसको, उसको, बॉल को, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा। फिर आपको बताया इससे ये आपको बताया है इस तरीके से कि हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग बैलेंस है, दो स्प्रिंग बैलेंस लिए हमने, एक को बी को फ्री एंड से कनेक्ट करा, बी को क्या करा, बी का एक एंड हमने दीवार से कनेक्ट कर दिया और ए का फ्री एंड हमने छोड़ दिया। हमने जब ए पे फ्री एंड पे फोर्स एक्सर्ट करा हमने, तो वो क्या कर रहा है, एक्शन पुट कर रहा है बी पे, तो बी भी क्या करेगा, उसके बदले रिएक्शन पुट करेगा ए पे, है ना। दोनों के दोनों फोर्स इक्वल होंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो हमने बोला यहाँ से हमें एक और स्टेटमेंट मिलती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। यहाँ से हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एक और स्टेटमेंट मिलती है कि दैट एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। हर एक्शन के लिए क्या होता है बच्चों, एक इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन होता है। देयर इज एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन होता है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर हमने देखा, हमने कहा कि हमारे पास इस तरीके से बुलेट है, एक बुलेट है, उससे हमने क्या करा, मतलब एक गन है, गन से हम क्या करते हैं, जब बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट फायर में भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। क्यों, क्योंकि बुलेट पे क्या लग रहा है बच्चों, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, उसको हमने कहा एक्शन, ठीक है ना। बुलेट भी क्या करती है, उसी एक्शन का रिएक्शन देती है, वो गन को रिकॉइल करती है, बैकवर्ड फोर्स लगाती है गन में, ठीक है, बैकवर्ड फोर्स लगाती है गन में, तो हम इसलिए जो गन है वो पीछे की तरफ, हल्की सी पीछे की तरफ आती है। पर बुलेट का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू गन के एक्सेलरेशन से, क्योंकि दोनों का मास डिफरेंट है। बुलेट का मास बहुत कम है, ज्यादा एक्सेलरेशन लग रहा है उस पे, गन का मास बहुत ज्यादा है तो कम एक्सेलरेशन लग रहा है। उस वजह से जो
क्योंकि जो बुलेट हो तो बहुत तेजी से जाती है ना, और बंदूक पीछे हल्के से आती है, तो हम हमेशा सोल्जर्स क्या करते हैं, अपनी गर्दन पे बुलेट अटका के रखते हैं, गन को रखते हैं, ताकि वो क्या हो, पीछे से झटका लगे तो संभाल सके उसको, है ना। तो ये देखा, ये हमने देखा। फिर हमने बात करी सेलर को लेके, है ना, कि जब सेलर क्या करता है, नाव से बाहर निकलता है तो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो क्या करता है, जंप करता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब जंप करता है तो जो बोट है वो पीछे की तरफ आ जाती है, जो बोट है बच्चों वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में बोट आ जाती है ना। ये हमने देखा। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देयर इज इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। एक तरफ एक्शन हो रहा है, इस तरफ क्या हुआ, ये एक्शन हुआ, इस तरफ हुआ आपका एक्शन, और इधर हमने देखा उसका रिएक्शन, ठीक है ना। इधर हमने देखा क्या बच्चों, उसका रिएक्शन देखा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। हमने देखा इस तरीके से हमने दो बच्चों को दो काट के ऊपर खड़ा किया, और एक को क्या कर दिया हमने, एक बैग दे दिया, सैंड से भरा बैग। हमने बोला दोनों को कि एक कैच खेलें इस सैंड बैग से। जब बॉय ने इस सैंड बैग, भरा हुआ सैंड बैग गर्ल को पास करा, उसको कैच करवाया, तो उसने आगे की तरफ बच्चों फोर्ट लगाया, जिसको हमने कहा एक्शन, है ना, एक्शन कहा। तो देखा गया कि आगे की तरफ फोर्स लगाया, एक्शन, तो ये वाला जो काट है हल्का सा पीछे को हल्का पीछे की तरफ मूव हुआ। तो हमने देखा कि बैग ने क्या किया, वापस से उसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जिसको हमने कहा रिएक्शन, है ना। उससे ये वाला जो काट है वो भी हल्का सा इस तरफ मूव हुआ। तो हमने कहा यहाँ पे भी क्या हुआ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है ना। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हुआ। तो आपने देखा मेरे ख्याल से, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। हमेशा क्या होता है, हर एक्शन के लिए देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। चलिए ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर आज हमने इतना किया। अगले भाग में बच्चों हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। आपने पीछे मोमेंटम पढ़ा होगा, जब आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा तो आपने एक टर्म पढ़ी होगी मोमेंटम, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, आज थोड़ा सा मैं आपको बता के जा रहा हूँ। कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करना, मोमेंट कंजर्व का मतलब होता है ना ही खर्च होना ना ही बनना, जितना है उतना ही रहना, पर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, उससे हम कंजर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कंजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम कल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो बच्चों ये था हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।